हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। अ, हम लोग रिच डैड पुअर डैड का बुक रिव्यू पढ़ रहे थे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो ये जो रिच डैड पुअर डैड बुक लिखी गई है, वह रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। इसमें हम लोग कहाँ पर पहुँचे थे, एक बार जहाँ तक पहुँचे थे उसका समराइज कर लेते हैं। तो एक मिनट यस दोस्तों। हाँ, तो इसमें जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं, उनका कहना है कि उनके दो पिताजी थे, एक अमीर और एक गरीब। तो उनका बचपन, मतलब बचपन में वे दोनों डैडियों से बहुत प्यार करते थे और दोनों की बातें सुनना चाहते थे, दोनों की बात मानना चाहते थे। तो बचपन में उनको बड़ा कन्फ्यूजन होता था कि मैं किस डैडी की कब बात मानूं, किस डैडी की कब बात ना मानूं। तो जो अमीर डैडी थे, वो उस टाइम अमीर नहीं थे, और जो गरीब डैडी थे वो भी उतने गरीब नहीं थे। मतलब उस टाइम दोनों लगभग बराबर थे। अमीर डैडी जो थे, अमीर बनने का उस टाइम प्रयास कर रहे थे। और ये था कि उस टाइम जो अमीर डैडी और गरीब डैडी दोनों बहुत ही अलग तरह से सोचते थे। जो उनके अमीर डैडी थे, वे हमेशा पैसे के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि जो पैसा है हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी शक्ति है। और वहीं पे जो उसके रॉबर्ट के साहब बताते हैं कि उनके जो गरीब डैडी थे, अ, वो पैसों के बारे में उतना बात नहीं करना चाहते थे। वे कहते थे कि खाना खाते समय पैसों के बारे में, मतलब मतलब मना कर दिए थे कि खाना खाते समय पैसों के बारे में बात नहीं करनी है। और वही जो उसके अमीर डैडी हैं, उनका मानना था कि खाते समय जब टेबल पर बैठो तो पैसों के बारे में बात करनी चाहिए। तो और उनके गरीब डैडी का ये कहना था कि पैसे ही सारी समस्या की जड़ है। तब फिर उसके बाद वही रॉबर्ट कियोसाकी जो है, उन्होंने बचपन में निर्णय किया कि पैसों के मामले में वे अपने अमीर डैडी की बात सुनेंगे। तो जो बचपन में जिस स्कूल में वो रॉबर्ट कियोसाकी पढ़ता था, तो उस स्कूल में सभी अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। उसमें कोई गरीब नहीं था, उसमें गरीब सिर्फ दो लोग थे। एक रॉबर्ट कियोसाकी और उसका एक दोस्त माइक था, वह। तो माइक के जो पिताजी हैं, मतलब दोनों उतने भी गरीब नहीं थे, लेकिन बाकी सब बच्चे थे, उनके पास गाड़ी बंगला, और वीकेंड पे वो लोग घूमने जाते थे। और जो रॉबर्ट कियोसाकी और उसके दोस्त थे, वो उन लोगों के पास गाड़ी बंगला ये सब नहीं था और घूमने भी नहीं जा पा रहे थे। इसलिए वो लोग मानते थे कि वे लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तब जो रॉबर्ट कियोसाकी था, वो रॉबर्ट कियोसाकी और उसके दोस्त सोचते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। तो इसके बारे में रॉबर्ट कियोसाकी अपने डैडी से पूछता है। तो उसके डैडी उसके डैडी कहते हैं कि मुझसे इसके बारे में क्या पूछ रहे हो, माइक के डैडी से पूछो। वो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा अमीर बनने वाले हैं, उनसे पूछो तो वे तुम्हें इसके बारे में अच्छी जानकारी दे पाएंगी। तब मतलब उस दिन माइक अपने डैडी से पूछने वाला वाला था कि
क्या वे उन्हें अमीर बनना सिखाएंगे? तब उसके डैडी मान जाते हैं। और फिर उसके बाद अगले दिन रॉबर्ट कियोसाकी माइक के पिताजी से बात करने के लिए जाता है और उनसे पूछता है कि अमीर कैसे बना जाए, क्या हमें आप सिखा सकते हैं? तो उसके डैडी बोलते हैं कि मैं आप लोगों को ज़रूर सिखा सकता हूँ, लेकिन आपको मेरे यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो अगर मेरे मतलब मेरी शर्त माननी हो तो फिर हम तुम्हें सिखा देंगे, नहीं तो तुम छोड़ के जा सकते हो। तब रॉबर्ट कियोसाकी मान जाता है सीखने के लिए और उसकी कंपनी में वो काम करने लगता है। तो उसकी पगार थी, मतलब वो जब भी वीकेंड वीकेंड पे उसको काम करना था और हर घंटे के उसे 10 सेंट मिलने वाले थे। तो वो ऐसे ही काम करने लगता है। 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं। तो वो इस काम से ऊब चुका था, क्योंकि उसको उतने पैसे भी नहीं मिल रहे थे और अभी तक माइक के पिताजी ने उसको अमीर बनने के लिए कुछ सिखाया भी नहीं था। तो वो इन सब से तंग आकर काम छोड़ने के लिए कहता है। तब माइक इस पर हंसने लगता है। तब रॉबर्ट कियोसाकी जो है वो कहते हैं कि तुम हंस क्यों रहे हो? तब माइक बताता है कि पिताजी ने मुझसे पहले ही कहा था कि रॉबर्ट कियोसाकी काम छोड़ देगा, वो काम छोड़ने के लिए कहेगा, और जब वो काम छोड़ने के लिए कहेगा तब मुझसे बताना। तब इस पर रॉबर्ट कियोसाकी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि माइक के पिताजी ने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, अ, मुझसे बाल श्रम करवा रहे हैं जो कि गैर कानूनी है, और उसके पैसे पैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। तो इन सब से गुस्सा होकर के माइक अगले दिन अरे सॉरी रॉबर्ट कियोसाकी अगले दिन माइक के पिताजी से बात करने के लिए जाता है और सोचता है कि या तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा या तो मैं तनख्वाह बढ़वाऊंगा। तब माइक के जो पिताजी थे वह कुछ काम कर रहे थे, तो रॉबर्ट कियोसाकी को इंतजार करने के लिए कहते हैं। तब रॉबर्ट कियोसाकी इंतजार इंतजार कर रहा होता है। लगभग एक आध घंटे बाद माइक के पिताजी अ, रॉबर्ट कियोसाकी को अपने कैबिन में बुलाते हैं। तब बात शुरू होती है। तब रॉबर्ट कियोसाकी गुस्से में कहता है, मैं काम छोड़ने वाला हूँ। तो इस पर जो माइक के पिताजी थे वे कहते हैं कि मुझे मालूम था ज़्यादातर लोग मेरी नौकरी छोड़ देते हैं। तब अपना गुस्सा रॉबर्ट कियोसाकी निकालता है कि आप मुझे बहुत ही कम पैसे दे रहे हैं, आपने मुझे सिखाने के लिए बोला था लेकिन वो भी नहीं सिखा रहे, मैं काम कर रहा हूँ और मुझसे आप बाल श्रम करवा रहे हैं जिसके पैसे भी मुझे बहुत कम दे रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के पिताजी ने रॉबर्ट कियोसाकी से कहा था कि कम से कम 1 घंटे के तुम्हें 25 सेंट तो मिलने ही चाहिए। तब इस पर माइक के पिताजी बोलते हैं कि तुम मतलब नौकरी छोड़ने का विचार कर चुके हो। तो रॉबर्ट कियोसाकी गुस्से में कहता है हाँ। तब माइक के पिताजी रॉबर्ट कियोसाकी को समझाते हैं कि देखो ज़्यादातर लोग आगे बढ़ने के बारे में सोचते ही नहीं है, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तनख्वाह बढ़ाने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। अगर तुमको अमीर बनना सीखना है तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। तब किसी तरह जो अमीर मतलब माइक के पिताजी थे वो रॉबर्ट कियोसाकी को समझाते हैं। तब रॉबर्ट कियोसाकी धीरे धीरे समझता है कि माइक के पिताजी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। तो क्या नाम है, माइक के पिताजी बोलते हैं उसे कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना है, बल्कि ऐसा करना है कि पैसा हमारे लिए काम करे। अब इस पर वो रॉबर्ट कियोसाकी तो तनख्वाह बढ़वाने आया था, लेकिन
माइक के पिताजी उसे समझाते हैं, समझाते हो जाते हैं और रॉबर्ट कियोसाकी फिर मान जाता है। तो इस बार उसे जो तनख्वाह बढ़वाने आया था रॉबर्ट कियोसाकी, उसको बोलते हैं कि मैं तुमको 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं दूंगा और तुम मेरे यहाँ पे नौकरी करोगे। अगर नौकरी करने के लिए तुम तैयार हो बिना तनख्वाह के, तो फिर मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें पैसों के लिए काम नहीं करना है, पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। तब भी इस पर रॉबर्ट कियोसाकी मान जाता है। यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे और अब आगे देखते हैं कि इसमें आगे क्या है क्या नहीं है। कहाँ पहुँचे थे, कहाँ पहुँचे थे। हाँ, मैं वहां खड़ा रहा। मुझे अब यकीन हो रहा था कि मुझे कितना घटिया विकल्प दिया जा रहा था। मैं तनख्वाह बढ़वाने आया था और इसके बजाय अब मैं मुफ्त में काम करने वाला था। अमीर डैडी एक बार फिर मेरा सिर थपथपाकर बोले, इसका इस्तेमाल करो, अब यहाँ से जाओ, अपने काम में जुट जाओ। मैंने अपने गरीब डैडी को यह नहीं बताया कि अब मैं मुफ्त में काम कर रहा हूँ। उन्हें यह बात समझ में नहीं आती। जाहिर है मैं उन्हें वह बात समझाने की कोशिश भी नहीं करना चाहता था जिसे मैं खुद नहीं समझ पाया था। अगले 3 सप्ताह तक माइक और मैं हर शनिवार मुफ्त में 3 घंटे काम करते रहे। काम से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी और वक्त गुजरने के साथ दिनचर्या ज़्यादा आसान हो गई। लेकिन मुझे बेसबॉल मैच चूकने का मलाल था और कॉमिक्स बुक ना खरीद पाने का अफसोस था। तीसरे सप्ताह तीसरे सप्ताह की दोपहर को अमीर डैडी वहां आए। हमने उनके ट्रक के पार्किंग में रुकने और इंजन बंद होने की आवाज़ सुनी। वे स्टोर में दाखिल हुए और मिसिज मार्टिन को गले लगाकर उनका अभिवादन किया। स्टोर के हालचाल पता करने के बाद वे आइसक्रीम फ्रीजर के पास गए, उसमें से 2 आइसक्रीम निकाली, उनकी कीमत चुकाई और माइक तथा मुझे इशारा किया, आओ घूमने चलते हैं बच्चों। हमने सड़क पार की और कुछ कारों से बचते बचाते एक बड़े घास भरे मैदान के पास पार गए जहां कुछ वयस्क सॉफ्टबॉल खेल रहे थे। वहां की इकलौती पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम थमा दी। कैसा चल रहा है बच्चों? ठीक है, माइक ने कहा। मैंने सहमति से सिर हिलाया। अमीर डैडी ने पूछा, अब तक कुछ नहीं सीखा? माइक और मैं एक दूसरे की तरफ देखा, अपने कंधे उचकाए और अपने सिर एक साथ हिलाए। देखो, अच्छा यही रहेगा कि तुम लोग सोचना शुरू कर दो। तुम जीवन के एक बहुत बड़े सबक के सामने खड़े हो। अगर तुम इसे सीख लेते हो तो तुम भारी स्वतंत्रता और सुरक्षित जीवन का आनंद लोगे। अगर तुम इसे नहीं सीखते हो तो तुम मिसिस मार्टिन और इस पार्क में सॉफ्टबॉल खेलने वाले अधिकतर लोगों जैसे बन जाओगे। वे बहुत कम पैसों के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, नौकरी की सुरक्षा के भ्रम को जकड़े रहते हैं, हर साल 3 सप्ताह की वैकेशन राह देखते हैं और शायद 45 साल की नौकरी के बाद छुटपुट के पेंशन के सपने देखते रहते हैं। अगर ऐसा जीवन जीने से तुम रोमांचित हो जाते हो तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 25 सेंट प्रति घंटा कर दूंगा। लेकिन ये अच्छे मेहनती लोग हैं, क्या आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं? मैंने पूछा। अमीर डैडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिसिस मार्टिन के लिए मिसिस मार्टिन मेरे लिए माँ जैसी थी। मैं कभी इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाक उड़ाऊं। मेरी बात कठोर इसलिए लगती है क्योंकि मैं तुम लोगों को कोई बात सिखाने की सबसे अच्छी कोशिश कर रहा हूँ।
मैं तुम्हारे दृष्टिकोण को बड़ा बनाना चाहता हूँ ताकि तुम चीज सीख सको जिसे अधिकतर लोग इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि उनकी दृष्टि बहुत ज्यादा संकुचित होती है। अधिकतर लोग उस जाल को नहीं देख पाते जिसमें वे फंसे हैं। माइक और मैं वहां बैठे रहे। हम उनके संदेश को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। उनकी बात कठोर लग रही थी, लेकिन हमें एहसास था कि वे हमें कोई सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या 25 सेंट प्रति घंटे का प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा? क्या इससे तुम्हारे दिल की धड़कन तेज नहीं हुई? मैंने अपना सिर इनकार से हिलाया। हालांकि दरअसल यह तेज हो गई थी। 1 घंटे काम के बदले में 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सौदा था। अमीर डैडी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो मैं तुम्हें 1 घंटे के बदले में $1 दूंगा। अब मेरा दिल तेजी से दौड़ने लगा। मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, इसे मान लो। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। फिर भी मैं चुप रहा। ठीक है, $2 प्रति घंटा। मेरा छोटा दिमाग और दिल फटने की कगार पर पहुंचे। आखिर यह 1956 की बात थी और $2 प्रति घंटे की कमाई मुझे संसार का सबसे अमीर बच्चा बना देती। मैं इतने पैसे कमाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं हाँ कहना चाहता था। मैं सौदे को पक्का करना चाहता था। मुझे एक नई साइकिल और बेसबॉल के नए दस्ताने दिख रहे थे। मेरे पास कड़क नोट देखकर मेरे मित्रों की प्रशंसा भरी निगाहों की तस्वीर भी मुझे साफ दिख रही थी। उससे भी बढ़कर जिमी और उसके अमीर दोस्त अब मुझे दोबारा गरीब नहीं कह सकते थे। लेकिन किसी वजह से मेरा मुंह बंद ही रहा। आइसक्रीम पिघल गई थी और अब मेरे हाथ पर रिस रही थी। अमीर डैडी हम दोनों लड़कों को देख रहे थे जो आंखें फाड़कर खाली दिमाग से उन्हें घूरे जा रहे थे। वे हमारा इम्तिहान ले रहे थे और वे जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उस सौदे को करने के लिए ललायत था। ये वे यह बात समझते थे कि हर इंसान के दिल का एक हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद होता है जिसे खरीदा जा सकता है। वे यह भी जानते थे कि हर इंसान के दिल का एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो मजबूत होता है और जिसे कभी नहीं खरीदा जा सकता। असल सवाल यह था कि कौन सा हिस्सा ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, $5 प्रति घंटा। अचानक मैं शांत हो गया। कोई चीज बदल गई थी। यह प्रस्ताव इतना बड़ा था कि मूर्खतापूर्ण लग रहा था। 1956 में गिने चुने वयस्क लोग ही इससे ज्यादा कमा पाते थे। इसलिए मेरा प्रलोभन तुरंत गायब हो गया और शांति छा गई। धीरे धीरे मैंने बाईं तरफ मुड़कर माइक को देखा। उसने भी मेरी ओर देखा। मेरे दिल का जो हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद था वह अब खामोश हो चुका था। किसी कीमत पर बिकने वाला मेरा हिस्सा नियंत्रण में आ चुका था। मैं जानता था कि माइक भी उसी बिंदु पर पहुंच गया होगा। अच्छी बात है, अमीर डैडी ने धीरे से कहा। अधिकतर लोगों की एक कीमत होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी दो भावनाएं होती हैं, डर और लोभ। पहली बात, पैसा न होने का डर हमें कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिलती है तो लोभ या इच्छा, वे सारी अद्भुत चीजें हमारे दिमाग में ले आती हैं जो उस पैसे से खरीदी जा सकती हैं। इस तरह हमारी जिंदगी का सिलसिला तय हो जाता है। कैसा सिलसिला? सुबह जागने, नौकरी पर जाने, बिल चुकाने, सुबह उठने, नौकरी पर जाने, बिल चुकाने का सिलसिला। लोगों की जिंदगी पर हमेशा यही दो भावनाएं हावी रहती हैं, डर और लोभ। उन्हें ज्यादा पैसे देंगे तो वे इसी सिलसिले पर चल के अपने खर्चा बढ़ा लेंगे। इसी सिलसिले को मैं चूहा दौड़ कहता हूँ। क्या कोई दूसरा रास्ता है? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने धीरे से कहा, लेकिन बहुत कम लोग ही इसे खोज पाते हैं। क्या कोई माइक ने पूछा,
और वह रास्ता क्या है? मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ काम करते हुए और सीखते हुए तुम लोग उसी रास्ते को खोज लोगे। इसलिए मैं तुम्हें तनख्वाह देना बंद कर दिया है। इस बारे में कोई संकेत तो दे, माइक ने पूछा। हम कड़ी मेहनत करते करते थक चुके हैं, खास तौर पर मुफ्त में। अमीर डैडी ने कहा, देखो पहला कदम है सच बोलना। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने कहा। मैंने कब कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो? मैंने तो यह कहा था कि सच बोलो, अमीर डैडी ने पलट कर कहा। मैंने पूछा, किस बारे में सच बोले? इस बारे में कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, अमीर डैडी ने कहा। तुम्हें यह किसी दूसरे से कहने की जरूरत नहीं है, बस अपने सामने स्वीकार करो। मैंने पूछा, आपका मतलब है कि इस पार्क में खेल रहे लोग, आपकी खातिर काम करने वाले लोग, मिसिस मार्टिन, ये सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं? मुझे तो यही लगता है, अमीर डैडी ने कहा। इसके बजाय इन लोगों को हमेशा पैसे ना होने का डर सताता रहता है। वे तार्किक रूप से इसका मुकाबला नहीं करते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के बजाय वे भावनात्मक प्रतिक्रिया करते रहते हैं, अमीर डैडी ने कहा। फिर उस उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और एक बार फिर खुशी, इच्छा और लोभ की भावनाएं हावी हो जाती है। एक बार फिर वे दिमाग से सोचने के बजाय दिल से प्रतिक्रिया करते हैं, यानी उनकी भावनाएं उनके दिमाग को नियंत्रित करती हैं। माइक ने कहा, सही कहा, अमीर डैडी बोले। वे इस बारे में सच्चाई स्वीकार नहीं करते हैं कि उन्हें कैसा महसूस होता है। इसके बजाय वे अपनी भावनाओं के हिसाब से प्रतिक्रिया करते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। डर की वजह से वे नौकरी करने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके डर को दूर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह डर उन्हें सताता रहता है, इसलिए वे दोबारा नौकरी करने जाते हैं। एक बार फिर उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके डर को दूर कर देगा, लेकिन एक बार फिर यह ऐसा नहीं करता है। डर की वजह से ही वे काम करने, पैसे कमाने के जाल में फंसे रहते हैं और यह उम्मीद करते रहते हैं कि डर दूर चला जाएगा। लेकिन हर हर दिन जब वे उठते हैं तो वही पुराना डर भी उनके साथ उठता है। वही पुराना डर लाखों लोगों को सारी रात जगाए रखता है और उनकी रातें उथल पुथल और चिंता भरी होती हैं। इसलिए वे उठते हैं, नौकरी करने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि तनख्वाह उनके दिल को कुतरने वाले डर को मार डालेगी। पैसा ही दरअसल उनके जीवन को चला रहा है, लेकिन वे इस बारे में कभी सच नहीं बोलते हैं। पैसे ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया है और उनके दिलों पर भी। यह कहने के बाद अमीर डैडी खामोशी से बैठे रहे ताकि उनके शब्दों में छिपा संदेश हमारे दिमाग के अंदर चला जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी तो थी, लेकिन उनका मतलब हमें पूरी तरह समझ नहीं आया था। मैं तो बस इतना जानता था कि मैं अक्सर हैरान होता था कि वयस्क लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नौकरी में खास मजा नहीं आता था और वे कभी ज़्यादा खुश भी नहीं दिखते थे, लेकिन कोई चीज़ थी जो उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए प्रेरित करती थी। जब अमीर डैडी को एहसास हो गया कि हम उनकी बातें जितनी समझ सकते थे उतनी हमने समझ ली है, तो उन्होंने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस जाल से बच जाओ। दरअसल मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूं, सिर्फ अमीर नहीं बनना, क्योंकि अमीर बनने से अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझती है। मैंने हैरानी सोचा। बिल्कुल नहीं, इससे समस्या नहीं सुलझती है। मुझे दूसरी भावना को स्पष्ट करने दें। कुछ लोग इसे लोभ कहते हैं, कुछ लोग इसे लोभ कहते हैं, लेकिन मैं इच्छा कहना ज्यादा पसंद करता हूँ। किसी बेहतर, अधिक सुंदर, अधिक मजेदार या रोमांचक चीज की इच्छा करना बिल्कुल सामान्य है। इच्छा की वजह से भी
लोग पैसे के लिए काम करते हैं और वे उस खुशी के लिए पैसा चाहते हैं जो उनके हिसाब से पैसे से खरीदी जा सकती है। लेकिन पैसा जो खुशी देता है वह अक्सर अल्पकालीन होती है। इसलिए उन्हें अधिक खुशी, अधिक आनंद और अधिक आराम और अधिक सुरक्षा हासिल करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत महसूस होने लगती है। इसलिए वे नौकरी करते रहते हैं और सोचते हैं कि पैसा, डर और इच्छा की वजह से परेशान उनके दिल को शांत कर देगा। लेकिन पैसा यह नहीं कर सकता। माइक ने पूछा, क्या अमीर भी ऐसा करते हैं? हाँ, अमीर भी इसमें शामिल है, अमीर डैडी ने कहा। वास्तव में बहुत से अमीर लोग इच्छा नहीं, डर के कारण अमीर होते हैं। वे मानते हैं कि पैसा होने पर वे गरीबी के डर से आज़ाद हो जाएंगे, इसलिए वे ढेर सारे पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनका डर तो और ज़्यादा बढ़ गया है। अब उन्हें पैसे गंवाने का डर सताने लगता है। मेरे कुछ मित्र हैं जो काफ़ी पैसे वाले होने के बावजूद नौकरी कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास कई मिलियन डॉलर हैं, लेकिन वे गरीबी के दिनों में जितना डरते थे, आज उससे ज़्यादा डरते हैं। वे दहशत में रहते हैं कि कहीं वे अपनी सारी दौलत ना गवा बैठे। जिस डर ने उन्हें अमीर बनने के लिए प्रेरित किया था, वह अब और बढ़ गया है। उनके दिल का कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा दरअसल ज्यादा तेजी से चीख रहा है। वे बड़े मकानों, कारों और ऐशो आराम की जिंदगी को नहीं गंवाना चाहते जिसे पैसे ने उनके लिए खरीदा है। वे इसी चिंता में घुलते रहते हैं कि अगर उनका पैसा चला गया तो उनके मित्र क्या कहेंगे। इसी वजह से कई लोग भावनात्मक रूप से कुंठित और मनोरोगी हैं। हालांकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से ज्यादा पैसा है। मैंने पूछा, तो क्या गरीब आदमी ज्यादा सुखी होता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, अमीर डैडी ने जवाब दिया। पैसे से दूर भागना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि इस पर आसक्त होना। जैसे उसे किसी ने समझा बुझाकर भेजा हो। उसी समय कस्बे का पागल हमारी टेबल के पास से गुजरा और कूड़ेदान के पास रुककर उसमें कुछ टटोलने लगा। चर्चा के इस मोड़ पर हम तीनों ने बड़ी रुचि से उसे देखा। हालांकि पहले शायद हम उसे नजरअंदाज कर देते। अमीर डैडी ने अपने पर्स से $1 का नोट निकाला और उस पागल बूढ़े को इशारा करके बुलाया। पैसा देखकर पागल तुरंत पास आ गया। उसने नोट ले लिया, अमीर डैडी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपनी खुशकिस्मती पर खुश होकर तेजी से वहां से चला गया। उसमें और मेरे ज्यादातर कर्मचारियों में बहुत अंतर नहीं है, अमीर डैडी ने कहा। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं, ओ पैसे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी वे हर दिन 8 घंटे नौकरी करते हैं। यह सच्चाई को नकारना है। अगर उनकी पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है तो फिर वे नौकरी क्यों कर रहे हैं? इस तरह की सोच उस आदमी से ज्यादा पागलपन भरी है जो पैसों पर कुंडली मारकर बैठ जाता है। जब मैं वहां अपने अमीर डैडी की बातें सुन रहा था तो मेरे दिमाग में वह बात आ गई जो मेरे खुद के डैडी ने असंख्य बार कही थी, मेरी पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे इन शब्दों को अक्सर कहते रहते थे। वे यह कहकर खुद को हमेशा सुरक्षित कर लेते थे, मैं इसलिए नौकरी करता हूँ क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। तो हम क्या करें? मैंने पूछा। पैसे के लिए तब तक काम न करें जब तक कि डर और लोभ की भावनाएं पूरी तरह से हमारे दिल से खत्म नहीं हो जाती। नहीं, इसमें तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, अमीर डैडी ने कहा। भावनाओं की वजह से ही तो हम इंसान हैं। इमोशन या भावना का मतलब है चलायमान ऊर्जा। अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार रहो और अपने दिमाग तथा भावनाओं का इस्तेमाल अपने विरोध में करने के बजाय अपने पक्ष में करो। ओ, माइक ने कहा।
अभी मैंने जो कहा है, अगर वह तुम्हें पूरी तरह समझ में न आया हो तो उसकी चिंता मत करो। आने वाले सालों में तुम इससे ज़्यादा अच्छी तरह समझ जाओगे। बस अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उनका अवलोकन करो। अधिकतर लोग यह नहीं जानते हैं कि वे अपने दिमाग से सोचने के बजाय अपनी भावनाओं से सोच रहे हैं। तुम्हारी भावनाएं हमेशा मौजूद रहेंगी, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग से सोचना सीखना होता है। मैंने पूछा, क्या आप मुझे कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल, अमीर डैडी ने जवाब दिया। जब कोई व्यक्ति कहता है मुझे नौकरी खोजने की जरूरत है, तो संभवतः एक भावना सोच रही होती है। इस विचार का असल कारण है पैसे ना होने का डर। लेकिन बिल चुकाने के लिए लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा, निश्चित रूप से जरूरत पड़ती है। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि उनके डर के कारण ही उनके मन में यह विचार आता है। मैं नहीं समझ पाया, माइक ने कहा। मिसाल के तौर पर, अमीर डैडी ने कहा, अगर धन की कमी का डर सताए तो नौकरी ढूंढने के लिए तुरंत दौड़ने के बजाय वे खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं, क्या लंबे समय में नौकरी इस डर का सबसे अच्छा समाधान है? मेरे ख्याल से इसका जवाब है नहीं। दरअसल नौकरी एक दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। लेकिन मेरे डैडी हमेशा कहते हैं, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ, ताकि तुम सुरक्षित नौकरी खोज सको। मैंने थोड़ी दुविधा में कहा, हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए बोले, ज्यादा लोग यही सलाह देते हैं और ज्यादातर लोगों के लिए यह एक अच्छा रास्ता भी है। लेकिन लोग मूलतः डर के कारण ही यह सलाह देते हैं। आपका मतलब है कि मेरे डैडी इसलिए कहते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं? हाँ, अमीर डैडी ने कहा। वे घबराते हैं कि तुम पर्याप्त पैसे नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगी। मुझे गलत मत समझना, वे तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारा भला चाहते हैं। मैं भी शिक्षा और नौकरी को महत्वपूर्ण मानता हूँ, लेकिन इससे डर का इलाज नहीं होगा। देखो, जो डर कुछ पैसे कमाने के लिए सुबह उन्हें उठाता है, उसी डर के कारण वे तुम्हारे स्कूल जाने पर इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं। मैंने पूछा, तो आप क्या सलाह देते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम पैसे की ताकत से घबराने के बजाय उसमें माहिर बनना सीखो। यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। और अगर तुम यह नहीं सीखते हो तो तुम पैसे के गुलाम बन जाते हो। अब यह कुछ समझ में आ रहा था। वे चाहते थे कि हम अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाकर वह देखें जो संसार के मिसिज मार्टिन जैसे लोग नहीं देख पाते थे। उनके दिए उदाहरण उस वक्त लग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कभी भूला नहीं। मेरा दृष्टिकोण उस दिन व्यापक हो गया और मुझे वह जाल दिखने लगा जो अधिकतर लोगों के सामने बिछा रहता है। देखो, हम संभवतः सभी अंततः कर्मचारी हैं। हम बस अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं। अमीर डैडी ने कहा, मैं बस यह चाहता हूँ कि तुम लड़कों के पास उस जाल से बचने का अवसर रहे जो डर और इच्छा नामक दो फंदों या भावनाओं से बुना जाता है। इनका इस्तेमाल अपने विरोध में करने के बजाय अपने पक्ष में करो। यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। मेरी रुचि तुम्हें बस पैसों का ढेर बनाना सिखाने में नहीं है। उससे डर या इच्छा का इलाज नहीं होगा। अगर तुम्हें डर और इच्छा पर काबू नहीं आता पाना नहीं आता तो तुम चाहे कितने भी अमीर बन जाओ, दरअसल तुम ऊंची तनख्वाह वाले गुलाम ही रहोगे। मैंने पूछा, तो इस जाल से कैसे बच सकते हैं? गरीबी या आर्थिक संघर्ष का मुख्य कारण डर और अज्ञान है, ना कि अर्थव्यवस्था, सरकार या अमीर लोग। यह खुद का छुपा हुआ डर और अज्ञान है जो लोगों को जाल में फंसाए रखता है।
इसलिए तुम लोग स्कूल जाओ, कॉलेज की डिग्रियां लो, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जा सकता है। पहेली के टुकड़े अब नजर आने लगे थे। मेरे उच्च शिक्षित डैडी के पास बेहतरीन शिक्षा और बेहतरीन करियर था, लेकिन स्कूल में उन्हें कभी नहीं सिखाया गया था कि धन या इसके बारे में अपने डर का प्रबंधन कैसे किया जाता है। अब मैं समझ गया था कि मैं दोनों डैडियों से अलग अलग महत्वपूर्ण बातें सीख सकता था। माइक ने पूछा, आपने पैसा ना होने का डर के बारे में बात की थी। पैसे की इच्छा हमारी सोच पर कैसे असर डालती है? जब मैंने तुम्हें तनख्वाह बढ़ाने का लालच दिया था, तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? क्या तुमने गौर किया था कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह बढ़ रही थी? हमने सिर हिलाकर हामी भरी, पर तुमने अपनी भावनाओं के सामने घुटने नहीं टेके। तुम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाओं में विलंब किया, और इस दौरान तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया। यह महत्वपूर्ण है। डर और लोभ की भावनाएं हमेशा हमारे अंदर रहेंगी, लेकिन आज के बाद यह तुम्हारे लिए अनिवार्य है कि तुम इन भावनाओं का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करो। और लंबे समय में यह महत्वपूर्ण है कि तुम भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी ना होने दो। ज्यादातर लोग डर और लोभ का इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं। यह अज्ञानता की शुरुआत है। इच्छा इच्छा और डर की भावनाओं के कारण ही अधिकतर लोग अपना जीवन तनख्वाह, वेतन वृद्धि और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागने में बिता देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग जो ये बुक है उसका 57 पेज तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।